सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो गणित विषय है उसका राजन सीरीज जो आता है, जिसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए रहते हैं, उसके सभी प्रश्नों को यहाँ पे मैं हल करा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, तो बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं करा रहा था और 3 क्लास में ले चुका हूं, जिसमें आपके 70 प्रश्न मैं करा चुका हूं और ये आपका लास्ट क्लास है। इसमें आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद मैं अति लघुत्तरीय और फिर अति लघुत्तरीय कंप्लीट करने के बाद अगर आप लोग कहते हैं तो मैं लघुत्तरीय प्रश्नों को भी करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐप पे जो है लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको सभी विषय कराए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नए राजन पॉन्स सीरीज का भी आप पढ़ सकते हैं और आपका जो सिलेबस है वह भी आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है, पहले ही बताया है, ये प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। अब परिमेय संख्या आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है और 10/3 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चाहे जितनी परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में आपको मिल सकती हैं, जैसे कि परिमेय संख्या 3/3 भी यही होगी, 4/3 भी होगी, 5/3 भी होगी, 6/3 भी होगी, इस तरीके से। और आप अगर चाहते ही हैं कि हम लिखें इनके बीच में परिमेय संख्याएं, तो आप चाहे जितना लिख सकते हैं, जैसे 401/200, वैसे 402/200। ये सब परिमेय संख्याएं क्या होंगी, इन दोनों के बीच में ही होंगी। और इसी तरीके से आप चाहे जितना परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्याओं की जो संख्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, अनंत परिमेय संख्याएं किसी दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में आ सकती हैं। जैसे पूछा जाए 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं, कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, तो वो भी अनंत हैं। ये दोनों भी असमान परिमेय संख्याएं ही हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, 21 की अनुवर्ती संख्या है। अब समझिए यहाँ पे आपको यहाँ पे भाषा जो है समझना होगा। आपको पहले तो पता होना चाहिए अनुवर्ती संख्या क्या होती है, और दूसरा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भाषा का भी ट्रिक है, तो दोनों चीजें आप यहाँ पे समझिए। तो अनुवर्ती संख्या क्या होता है पहले ये समझिए। तो अनुवर्ती संख्या किसी भी संख्या के तुरंत बाद आने वाली संख्या क्या होती है, अनुवर्ती होती है। जैसे 4 के बाद तुरंत क्या आता है, 5 आता है, तो 4 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 4 से 5 तक हम कैसे जाते हैं, 4 में 1 जोड़ते हैं, 5 मिल जाता है। तो किसी भी संख्या का अगर अनुवर्ती संख्या निकालना है तो उसमें आप 1 जोड़ोगे तो आपको उसकी अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में ध्यान से देखिएगा कि 21 की अनुवर्ती, अब ये 21 की अनुवर्ती तक ये एक प्रश्न है, और की अनुवर्ती संख्या क्या है। तो 21 की अनुवर्ती अगर हमको निकालना होगा तो 21 धन 1 कर देंगे, ये हमको मिल जाएगा 22। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ गया 22, इतने का केवल। अब 22, अब 21 की अनुवर्ती भूल जाइए, अब आपका लिखा है 22 की अनुवर्ती संख्या बताइए। अब आपको बताना है 22 की अनुवर्ती संख्या। तो 22 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 22 धन 1 23। तो यहाँ पे 2 बार अनुवर्ती शब्द का इस्तेमाल किया है, तो वही 2 बार यहाँ पे आपका अनुवर्ती जो है निकलेगा, ठीक है। पहले 21 की अनुवर्ती निकालेंगे, आप 22 हो जाएगा, फिर 22 की अनुवर्ती संख्या 23 हो जाएगी। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा 23, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ट्रिक किया है यहाँ पे, तो बहुत ही आसानी से आप कर भी लोगे, अब कहीं नहीं फंसोगे। और प्रश्न जब भी पढ़िएगा, जब भी कोई भी प्रश्न पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। और यहाँ पे एक प्रश्न में और ध्यान दीजिएगा आप कि अनुवर्ती लिखा रहेगा या उत्तरवर्ती लिखा रहेगा। तो अनुवर्ती लिखा रहे या उत्तरवर्ती लिखा रहे, मतलब वही है कि किसी संख्या के जस्ट बाद आने वाली संख्या। और अगर पूर्ववर्ती लिखा है तो उससे जस्ट पहले आने वाली संख्या।
ठीक है, जैसे 4 संख्या है तो 4 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती बोलेगा तो 5 होगा और पूर्ववर्ती बोलेगा तो क्या होगा, 3 होगा। ठीक, ये समझ गए आप। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है। यहाँ पे एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। एक आयताकार मैदान की बात हो रही है। अब आयत से आप सभी लोग परिचित हैं, रेक्टेंगल, ठीक है, सभी कोण 90 अंश के, आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक, तो आयत तो सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन यहां पे जो आप नहीं समझ रहे होंगे वो ये क्षेत्रफल का जो यूनिट दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर दिया गया है। अब हेक्टेयर में आप कंफ्यूज होंगे कि हेक्टेयर क्या है, तो मैं बता देता हूं यहां पे आपको। 1 हेक्टेयर को अगर हम लोग मीटर, देखिए दूसरी भुजा मीटर में दी गई है, इसको अगर मीटर में लिखना चाहें तो इसको लिखा जाता है 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। और एक भुजा आपकी है 125 इस आयत की, और दूसरी मान लेते हैं x, दूसरी भुजा हमको निकालनी है। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है, a इंटू बी होता है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब क्षेत्रफल दिया गया है आधा हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर, तो आधे में कितना होगा, 10,000 बटे 2 यानी कि 5,000। 5,000 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा, एक भुजा है 125 गुणे बी को x माना है, x बराबर लिख सकते हैं 125 इधर आ जाएगा बराबर के, जो कि हो जाएगा 5,000 के बटे 125। अब देखिए 125 से 500 को अगर काटें तो 125 चौक 500 होता है, तो 4 बार में 500 कट गया और शून्य बचा हुआ है, तो 4 और शून्य, और ये आएगा आपका मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल आपका वर्ग मीटर में था और ये भुजा भी मीटर में थी, तो मीटर में आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि दूसरी जो भुजा हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 40 मीटर की। ठीक, बस यही आपको याद रखना है। 1 हेक्टेयर का मतलब 1 हेक्टेयर आपका क्षेत्रफल दिखाता है, और 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को आप इस तरीके से याद रखिए कि एक वर्ग है जिसकी भुजा जो है वह 100 मीटर की है। एक वर्ग है जिसकी भुजा 100 मीटर की है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 10,000 वर्ग मीटर। तो 1 हेक्टेयर यूनिट आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, और लीटर में भी मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं और आगे जरूरत पड़ने पे ट्रिक्स बताऊंगा। तो ये है ट्रिक आपके हेक्टेयर याद करने की। 1 हेक्टेयर जो होता है एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है जिसकी भुजा 100 मीटर हो, जो क्षेत्रफल निकल के आएगा कितना आएगा, 10,000 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन सा में दिया गया है 40 मीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है, 1 घन मीटर बराबर है। अब देखिए 1 घन मीटर, 1 घन मीटर ये आपका क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है, 1 घन मीटर। अब आपसे बोल रहा है कि यह किसके बराबर है, 1000 घन सेंटीमीटर के, 10 लीटर के, 100 लीटर के, 1000 लीटर के। अब देखिए घन मीटर यूनिट जो है आपकी वह लीटर में आपको परिवर्तित करनी है। यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन आपको किसमें दिए गए हैं, लीटर में दिए गए हैं, और एक घन सेंटीमीटर में दिया गया है। तो अभी जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था वैसा ही ट्रिक याद करिए आप। घन आप समझते हैं, क्यूब आप समझते हैं। क्यूब क्या होता है आपका, क्यूब होता है आपका, जैसे आपकी लूडो की जो गिट्टिक होती है वो क्या होती है, क्यूब होती है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और वह इस तरीके से 3D आकार होता है। ठीक, तो इस तरीके से अब अगर हम लोग मान के चलें कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो इसका 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। तो ये घन अगर देखा जाए इस तरीके से 10 सेंटीमीटर आप समझते हैं, आपका स्केल जो होता है तो आपके पास 15 सेंटीमीटर का होता है छोटा वाला। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर लगभग इतना आएगा आपका। ठीक, ये 10 सेंटीमीटर
लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक इस तरीके से आप वेसल लेंगे तो उसमें कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, तो वो जो भी आप रखते हैं तो उसमें समझिएगा कि 1 लीटर पानी आएगा। इसमें क्या आएगा, 1 लीटर आपका पानी आएगा। तो आप समझ गए यहां से कि 1 लीटर किसके बराबर होगा, 1 लीटर बराबर होगा ये 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 10 का क्यूब करेंगे जो कि आएगा 1000, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1000 घन सेमी इसको लिख दीजिए। अगर अंग्रेजी में आपको दिक्कत हो रहा होगा तो इसको लिख सकते हैं 1000 घन सेंटीमीटर। ये समझ गए आप, यहां से फिगर से भी समझ गए आप। मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से एक क्यूब आप समझिए कि आपके पास 10 सेंटीमीटर भुजा का है तो उसमें कितना आएगा, 1 लीटर आएगा। आपने पात्र देखे होंगे, आपने बेलन के आकार के देखे होंगे जो मापते हैं, दूध ग्वाला नापते हैं, ठीक है, जो दूध देने आप यहाँ आते होंगे। तो ये इस तरीके से आप समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए 1 घन मीटर की बात हो रही है। 1 घन मीटर यानी कि 1 मीटर क्यूब, या इसी तरीके से हिंदी में लिख लीजिए 1 मीटर क्यूब की बात हो रही। तो 1 मीटर क्यूब को अगर हम मीटर की जगह लिखना चाहे सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर की जगह आप लिख दीजिए 100 सेंटीमीटर। जहां मीटर लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1 मीटर, 1 घन मीटर बराबर हो जाएगा, मीटर की जगह हमने लिख दिया 100। तो अब ये 100 का क्यूब हो रहा है तो यहाँ पे 100 का 3 बार गुणा हो जाएगा, 100 का 1 का भी गुणा होगा इसमें, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हो जाएगा। और ये इसको सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए 100 का गुणा 100 में, फिर 100 का गुणा 100 में, तो 1 के आगे 6 शून्य आपको मिल जाएगा और घन सेमी मिल जाएगा या सेंटीमीटर क्यूब जिसे लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए 1 मीटर क्यूब में आपको कितना मिल गया, 1 मीटर क्यूब में आपको मिल गया 10 लाख घन सेंटीमीटर मिल गया। अब आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो 10 लाख घन सेंटीमीटर में कितने लीटर होंगे। लीटर में बदलने के लिए घन सेंटीमीटर को अगर आपको लीटर में बदलना है तो किससे भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 1000 लीटर। अब यहां पे हमने क्या कर लिया है, यहां पे हमने बस इसको घन सेंटीमीटर में को लीटर में बदलने के लिए, घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के, देखिए लीटर बड़ा है आपका और घन सेंटीमीटर, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हमको निकालना है कि 10 लाख घन सेंटीमीटर में कितने लीटर होंगे, तो इससे भाग कर देंगे 1000 से, आपका आ जाएगा 1000 लीटर। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया कैसे आप याद रखेंगे। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर क्यूब को आप कैसे बदलेंगे घन सेंटीमीटर में और उसके बाद कैसे आप बदलेंगे लीटर में। तो ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब आप इकाइयों को एक दूसरे में बदल लेंगे, बस यहाँ पे यही करना था, एक इकाई से आपको दूसरे इकाई में आना था, कन्वर्जन सही करना था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 75 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। अब समझिए समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या त्रिभुज संभव नहीं। तो ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो आप देखा करिए बड़ी भुजा को और उसके बाद बाकी भुजाओं को आप देखा करिए। तो देखिए सबसे बड़ी जो भुजा है वह है 8 सेंटीमीटर, उसके बाद जो छोटी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अब ऐसा प्रश्न मैंने पहले ही इसी बहुविकल्पी में करा चुका हूं, लेकिन देखिए फिर से
8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दीजिए। 8 सेंटीमीटर की आपने रेखा खींच दी। इसके बाद आप 5 सेंटीमीटर का इस तरीके से एक रेखा खींच दीजिए। ये 5 सेंटीमीटर का रेखा खींच दीजिए। अब यहां से अगर ए बिंदु से आप चलें 5 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे लगभग आप यहां तक पहुंचेंगे, और ये देखिए यहीं तक पहुंच रहा है। जब तिरछे आप जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं 5 सेंटीमीटर से पीछे ही होंगे, और ये जो बचा हुआ है ये 8 सेंटीमीटर में अभी 3 सेंटीमीटर दूरी आपको तय करना बचा हुआ है। तो यहां से अगर आपको यहां तक आना है, यहां तक आना है अगर आपको, तो कम से कम ये समझ के चलिए कि 3 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी भुजा आपके पास होनी चाहिए। ये 3 सेंटीमीटर से अधिक लंबी भुजा बनेगी तभी त्रिभुज बनेगा। तो यहां पे आप समझिए कि एक नियम होता है त्रिभुज का बनने का। यहां से तो मैंने फिगर से बता दिया कि फिगर से आप यहां पे देख पा रहे हैं कि नहीं बन रहा है, ये त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। और जो नियम होता है, नियम कहता है कि त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है, त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो यहाँ पे 8 है, ये भुजा जो होनी चाहिए ये दोनों बाकी भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या 8 से छोटा है? नहीं, 8 के बराबर है। तो कम से कम जो बड़ी भुजा होनी चाहिए वह छोटी होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा जो बड़ी भुजा होनी चाहिए त्रिभुज में वह बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए, तभी त्रिभुज संभव होता है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि यह त्रिभुज संभव नहीं। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिगर से भी आपने देख लिया 8 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर इस 5 सेंटीमीटर से पहले ही कहीं आएगा, और इसको जब मिलाना होगा, आपको त्रिभुज का रूप देना होगा, तो कम से कम 3 सेंटीमीटर से बड़ी भुजा आपको चाहिए होगी, जो कि यहाँ पे 3 ही सेंटीमीटर है। तो कैसे ये त्रिभुज बन जाएगा? तो इसलिए त्रिभुज संभव नहीं। और नियम के अनुसार भी आप समझ रहे हैं कि जो बड़ी भुजा है वह बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, जैसे हम किसी को गिनते हैं। तो गिनती की संख्या यहाँ कौन सी है? 2 है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या कौन सी नहीं है जिसको हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, वो नहीं है। तो यहां देखिए 22/7 ये तो p/q के रूप में है, तो ये तो परिमेय संख्या है। और इसको आप लिख सकते हैं 69/100, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये भी p/q के रूप में आ गया, और ये 5/4 आ जाएगा तो ये भी p/q के रूप में है। तो सब p/q के रूप में है। यहाँ पे ऑप्शन बा में आपको दिख रहा है पाई। अब पाई का मान हम जनरली यूज करते हैं 22/7, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है। आप इस मान को देख के कह देंगे कि ये तो p/q के रूप में है, तो पाई तो हमारा परिमेय संख्या होनी चाहिए। नहीं, ये एग्जैक्ट मान नहीं होता। ये प्रश्न को, आपके सॉल्यूशन को, आपका जो कैलकुलेशन है उसको आसान बनाने के लिए हम 22/7 मान लेकर के चलते हैं पाई का, लेकिन ये मान नहीं होता है पाई का। पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है वह 3.14157 ऐसे करके चलता रहता है, और ये खत्म नहीं होता है। तो इसलिए इसको अभी मैं आपको बोल दूं कि ऐसे आप p/q के रूप में लिखिए, तो इस मान को आप किसी संख्या के अंश और हर के रूप में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, किसी संख्या के एग्जैक्टली p/q के रूप में नहीं लिख पाओगे। जैसे अगर कहीं पे होता है 2.5, तो 2.5 को हम कितना लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मान है वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। ये 2.5 यहीं पे आके रुक जाता है, 0 0 0 हो जाता है। तो ये ना तो खत्म होता है ना तो संख्याएं रिपीट करता है। तो इसलिए पाई का जो मान होता है
उसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और पाई हमेशा याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या होती है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, टेट में भी, सीटेट में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा, पाई अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 78 है, निम्नलिखित में सर्वसमीका है। अब देखिए आपने पढ़ा समीकरण, समीकरण में आप क्या करते हैं कि x के कुछ मान के लिए जो होता है समीकरण दोनों पक्ष बराबर होते हैं, लेकिन सर्वसमीका में क्या होता है कि x के हर एक मान के लिए जो दोनों पक्ष होते हैं वह बराबर होते हैं। तो सर्वसमीका होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो बराबर का चिन्ह आना चाहिए। जो भी आपका दिया गया है उसमें बराबर का चिन्ह आना चाहिए। तो यहां तो बराबर का चिन्ह आ ही नहीं रहा है, तो ये आपकी सर्वसमीका नहीं होगी। यहां देखिए बराबर का चिन्ह आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो इन तीनों को हम चेक करते हैं। अब इसके बाद x के हर एक मान के लिए, हर एक मान के लिए दोनों पक्ष जो हैं वह बराबर आने चाहिए। दोनों पक्ष, जैसे यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 धन 1 और गुणे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इधर 2 गुणे 2, 2 धन 2 4, तो दोनों तरफ जो है वो 4 आ रहा है। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी आपको दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे। लेकिन यहां जब आप रखेंगे 1 तो 4 मिलेगा, यहां इधर 8 मिलेगा, बराबर नहीं हो रहा। यहां भी 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा और यहां मिलेगा 3, तो यहां भी दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे x का आप कोई भी मान रख लीजिए, 1 रख लीजिए, x का मान 2 रख लीजिए, x का मान 3 रख लीजिए, जितना यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे मान उतना यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों पक्ष में हमेशा मान बराबर आएगा। ठीक, तो इसलिए यही सर्वसमीका हो जाएगा। ऑप्शन बा जो हो जाएगा आपका, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 79 है, 3 के घाते x धन 2 बराबर 81, तो x का मान होगा, अब 3 के घाते x धन 2 है और बराबर कितने के है, बराबर 81 के दिया गया है। तो 81 को भी हम 3 के घात के रूप में कितना लिख सकते हैं, देखिए 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिया 81, यानी कि हम 81 को कितना लिख सकते हैं, 3 के घाते 4। अब देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है तो दोनों तरफ जो है वो मान बराबर होगा, मान बराबर है दोनों तरफ, ये हम समझ गए। अब देखिए दोनों तरफ जो है आधार, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, दोनों तरफ बेस 3 है। तो ये नियम कहता है कि अगर दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है और आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, यानी कि x धन 2 बराबर 4 होना चाहिए, ये नियम है। अब हमको पता चल गया कि x धन 2 बराबर 4 होना चाहिए, तो x का मान निकाल लेते हैं, धन 2 को उधर भेजेंगे तो इधर ऋण 2 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल लिया, x का मान 2 आएगा। ऑप्शन आ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 80 है, 0.000000, 5 बार 0 और 1 का वर्ग रूप है, का वर्ग रूप है, किसका वर्ग रूप है। अब बोल रहा है कि किस संख्या का वर्ग इतना है, आपसे पूछना चाह रहा है जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उसमें से ये किसका वर्ग रूप है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 6 स्थान पे दशमलव लगा है, तो वर्ग में क्या होता है, 2 बार गुणा होता है, तो दशमलव अगर 3 स्थान पे है तो 2 बार गुणा करेंगे तो 6 स्थान पे चला जाएगा, और यहाँ पे देखिए दशमलव 3 स्थान पे है, तो इसलिए आप 0.0001 का 2 बार अगर गुणा करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन बाज हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 81 है, 3/4 ऋण और ब्रैकेट में दिया गया है ऋण 5/4, तो दोनों ऋण है तो ऊपर नीचे कट जाएंगे। ये कैसे कटेंगे, -1 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, किसी भी भिन्न में आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता अगर ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे माइनस आपस में कट जाएंगे और ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा
5/4। अब ये देखिए यहाँ पे आप ऋण 3/4 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं और ये ऋण 5/4। अब दोनों जगह हर 4 है और यहाँ है ऋण 3, यहाँ है ऋण 5। ऋण 3 और ऋण 5 ऋण 8 हो जाएगा बटे 4। 4 से 8 कटेगा 2 बार में, तो ऋण 2 बच जाएगा। ऑप्शन ड में दिया गया है ऋण 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 82 है, निम्न में से 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं, तो 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ये इतनी संख्याएं आती हैं। देखिए 81 जो है कट जाता है, 9 9 81 होता है। 82 2 से ही कट जाएगा। 83 देखिए, 83 किसी संख्या से कटेगा? 83 किसी संख्या से नहीं कटेगा। 84 भी देखिए कट जाता है। 85 5 से कट जाएगा, 86 कट जाएगा और 87 नहीं कटता है, 88 देखिए कट जाएगा और आपका 89 इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप 87 के लिए देख सकते हैं, हाँ 87 जो है वह 3 से आपका कट जाता है। 8 15 होता है, हाँ ये 3 से कट जाएगा। और यहाँ पे जो दो संख्याएं बचेंगी आपकी 83 और 89, ये दो संख्याएं जो होंगी ये अभाज्य होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दो संख्याएं जो आपको मिली जो अभाज्य हैं, जो किसी खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, वो होंगी 83 और 89। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 83 है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती, अब 6 की अनुवर्ती बोले या उत्तरवर्ती बोले, इसका मतलब होता है 6 के जस्ट बाद आने वाली संख्या, यानी कि 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आता है? 7। तो 7 जो होगा वह 6 की अनुवर्ती संख्या होगी। या आपसे अनुवर्ती की जगह उत्तरवर्ती भी पूछ सकता है, तो उत्तरवर्ती का भी यही मतलब होता है कि 6 के तुरंत बाद आने वाली संख्या। और अगर पूर्ववर्ती पूछता तो 1 घटाते, पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले आने वाला, और उत्तरवर्ती और अनुवर्ती का मतलब एक होता है जस्ट तुरंत बाद आने वाली संख्या। तो यहाँ पे 6 और 7, तो 6 का अनुवर्ती 6 होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल 7, केवल 7 एक ही संख्या तो आएगी। 6 के बाद तुरंत बाद एक ही 7 ही तो आता है, तो केवल 7 ऑप्शन द जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में x का मान कितना होगा? x देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए आप कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज में यह बाह्य कोण आपको दिया गया है 107 अंश और बाकी दो अंतः कोणों का मान, एक का मान नहीं दिया गया, एक का मान दिया गया है। अब त्रिभुज में आप पढ़ेंगे कि किसी बाह्य कोण, त्रिभुज में किसी बाह्य कोण का जो मान होता है वो दूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि यहां से लिख सकते हैं जो बाह्य कोण है 107 अंश, यह इसका जो मान होगा वह बाकी दोनों अंतः कोणों जो दूर स्थित है, अंतः में 3 कोण है, इसको छोड़ के बाकी दोनों, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो x धन 51 हो जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा? 107 माइनस 51 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 56 अंश आ जाएगा, 56 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा आपका 56 डिग्री, ऑप्शन बा में दिया गया है, ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 85 है, सबसे छोटा पूर्णांक है 1, 0, ऋण 1, इनमें से कोई नहीं। अब पूर्णांक संख्याओं की अगर बात किया जाए तो पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी धन पूर्णांक संख्याएं, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ये धन पूर्णांक, और ऋण पूर्णांक ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस तरीके से ये चलता जाएगा। और अगर सबसे छोटी पूर्णांक संख्या की बात किया जाए तो ये इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाता है और ये इधर तक माइनस इनफाइनाइट तक हम बोलते हैं, मतलब कि ये एक तरीके से इसका ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 1, 0 और ऋण 1 में आप देखेंगे
तो 1 से छोटा 0 है, 0 से छोटा ऋण 1 है, ऋण 1 से छोटा ऋण 2 है, ऋण 3 है, ऋण 4 है। तो इस तरीके से यहाँ ये तीनों तो सही नहीं होंगे, और जो सबसे छोटा पूर्णांक अगर बात किया जाए तो उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, माइनस इंफिनिटी होता है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सबसे छोटा पूर्णांक इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन दा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 86 है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है। एक समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है जिसका परिमाप 3 है। अब परिमाप 3 है तो भुजाएं आपको पता है, किसी समबाहु त्रिभुज का अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए होती है, तीसरी भुजा भी ए होती है। और परिमाप कितना होता है, परिमाप होगा तीनों भुजाओं की लंबाई यानी कि 3a, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होता है। तो आपको परिमाप दिया गया है 3, और 3a बराबर 3 है, और a बराबर कितना आ जाएगा 3/3, यानी a का मान आ गया 1। तो a का मान 1 आ गया, भुजा 1 आ गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपकी कितनी है 1 है, तो √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा √3/4। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे इन्होंने परिमाप का यूनिट नहीं दिया है, इकाई दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर मीटर देंगे तो √3/4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा उत्तर। अगर सेंटीमीटर यहाँ पे दिया रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए वैल्यू दोनों वही है, √3/4 अगर सेंटीमीटर में यहाँ दिया रहता तो सेंटीमीटर में हो जाता, और मीटर में दिया होता तो मीटर हो जाता। आप ये देखिए 2020 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो परीक्षा वाले पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे यूनिट दिया रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने राजन सीरीज में लिखा नहीं है। तो आप समझ गए, सारी चीजें आप समझ गए, समबाहु त्रिभुज आप समझ गए, उसका परिमाप कितना होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो आपका इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा, जो यहाँ पे इकाई दी रही होगी वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां तक आप समझ गए। प्रश्न संख्या 86 तक इतने ही प्रश्न आपके दिए थे। अब यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा, तो उम्मीद है सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत आप पूछ सकते हैं, प्रश्न संख्या कमेंट करिएगा, और जो भी आपका डाउट होगा आपको उत्तर मिल जाएगा। और इसी तरीके से आपके सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक दिया गया है। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, लाइक आप लोग कम कर रहे हैं, वीडियोस पे लाइक करिए और सभी तक शेयर करिए, जितने भी आपके खास मित्र हैं सभी तक इस क्लास को पहुंचाइए। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी तैयारी हो आपकी, आपको सभी नोट्स मिल जाए, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाए, आपको राजन सीरीज कौन सीरीज का PDF मिल जाए, सारी सुविधाएं आपको, डाउट सेशन मिल जाए, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी में, जिसका लिंक जो है वह नीचे दिया गया है। वहां से ऐप को डाउनलोड करिए, और वहां पे कोई अगर दिक्कत आती है आपको तो नंबर दिया गया है, कहीं कोई परेशानी होती तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ, तब तक ऐसे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।